हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप निश्चित रूप से अपने गोल के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। और हम भी लगातार आपके लिए सीरीज वाइज चैप्टर और चैप्टर्स के सॉल्यूशन, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि किसी तरीके की आपको हमारे व्यवस्था में, प्रबंधन में दिक्कत आती है, आवाज़ में, वीडियो क्वालिटी में या क्वेश्चंस में, तो आप ज़रूर अपना फीडबैक हमको दें। हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की। ये इंडिविजुअल स्तर पर मैं प्रयास कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें स्वयं मैनेज करनी पड़ती हैं, तो हो सकता है कुछ कमियां छूट जाती हों, इसलिए आपकी फीडबैक की हमें ज़रूरत होती है। और निश्चित रूप से मैं आपको सारे अच्छे प्रश्न करा रहा हूं, जिससे आप अगर एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो एक ओवरव्यू आपको पूरा मिल जाता है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों को कितने समय में किस तरीके से हल करना है। मेरा उद्देश्य ज़्यादातर आपसे प्रश्नों पर डिस्कशन करने का होता है। प्रश्न लगाने के अगर हमें तरीके केवल देखने होंगे तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे। वो प्रैक्टिस हम आपके साथ लाइव करने के इच्छुक हैं, हर चैप्टर के ढेर सारे प्रश्नों के मैराथन में। मगर अभी हम सीखने के क्रम में जब हैं तो हमें हर टर्मिनोलॉजी को बेहतर और सही तरीके से सीखना होगा। सीआई का इंस्टॉलमेंट का आज मैं चैप्टर आपके लिए लाया हूं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर कहीं मीनिंग में कुछ ऊपर नीचे हो जाया करे तो उसे मैनेज कर लिया करिए। चक्रवृद्धि व्याज पर अगर जो है चक्रवृद्धि व्याज पर अगर इंस्टॉलमेंट यानी किस्त की व्यवस्था बने, और ज्यादातर सारी किस्तें चक्रवृद्धि ब्याज पर ही बनती हैं, चाहे वो होम लोन का हो, बिजनेस लोन का हो, बाइक लोन का हो, कार लोन का हो। बाइक तो अब कोई लोन लेता नहीं, तो वो सारे किस्तें सीआई पर कैलकुलेट होती हैं। आपको केवल सीआई की एक नेचर को समझना है कि जब आपको रेट दिया हो उस स्थिति में हमेशा ये आपका इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल बनता है। तो हम कहते हैं कि भाई 10 की वस्तु 11 हो जाए तो इसका मतलब 10% का इंक्रीजमेंट है, और 10 की वस्तु 9 हो जाए यानी मूलधन में से ये जो इंटरेस्ट है निकाल दिया जाए तो मिश्रधन आ जाएगा। तो अगर 10 की वस्तु 9 हो जाए तो समझ लो 10% का हानि हुआ है, लॉस हुआ है, कम हुआ है। और यही 10% अगर ज़्यादा हो जाता है तो 10 की वस्तु 11 हो जाती है। ये एक बात है। दूसरी बात हमने ये सीखी थी, अगर हम वर्षों को बढ़ाते हैं, जैसे 1 वर्ष के लिए ये स्थिति है, अगर 2 वर्ष की बात करें तो हमें इसी पर क्या कर देना होता है, स्क्वायर कर देना होता है। हमने चीज़ समझा था कि अगर 10% के दर से किसी को आप 2 वर्ष के लिए पैसा देते हो तो इसका मतलब 100 की वस्तु 121 हो जानी चाहिए। अगर आप 10% के दर से किसी को 3 वर्ष के लिए पैसा देते हो, यानी इसका मतलब यह हुआ कि 1000 रुपए की वस्तु 1331 हो जानी चाहिए। बाकी का टेंशन आप इसी के ऊपर छोड़ दो कि ये कंपाउंड हो रहा है या नहीं। निश्चित रूप से आप सीरीज से लेसन देखते आ रहे हैं, तो हमने शुरुआत करते वक्त ही ये सारी चीजें कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत करते वक्त ही क्लियर कर दी थी। अब हमें इंस्टॉलमेंट देखना है कि किस तरीके के प्रश्न इंस्टॉलमेंट में बनेंगे और हम उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आ जाइए, बिना ज्यादा देरी किए हम सवाल पर सीधा चलते हैं और हमें देखने हैं बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट इनके लिए। ठीक है, पहला सवाल आज आपके लिए, जो हमारा तरीका रहता है उसी को फॉलो करेंगे। आप पहले वीडियो को पॉज करके 1 मिनट अपने आप को देंगे, देखेंगे कि क्या वीडियो आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर आएंगे, आप देखेंगे हमारी अप्रोच को। ओके, सवाल पढ़ लीजिए। A man borrowed a sum of rupees 25,220 from a bank and promised to pay the amount in 3 equal installment at the rate of 5% per annum. Find the value of each installment.
एक व्यक्ति 25,220 रुपए का लोन लेता है बैंक से और वादा करता है कि उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में भर देगा। किस रेट पर? 5% के रेट पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। देखो मेरे भाई, अगर आर दिया है आपको 5%, अभी अभी हम इसी पर बात कर रहे थे, यानी इसका मतलब हुआ 1/20। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हां, बिल्कुल हां। यानी 20 की वस्तु 21 हो जाए तो आप कहेंगे कि 5% का उस पे इंटरेस्ट मिल गया। मगर यही चीज अगर हमें 3 वर्ष तक करनी है तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको। कि ये एक वर्ष का 20 का रुपया 21 हो जाएगा। एक वर्ष में 20 21 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में अगर 2 वर्षों के लिए ये बात करें, अगर हम 2 वर्षों के लिए इस पैसे को रखें और फिर सोचें कि इंटरेस्ट क्या होगा या मिश्रधन क्या होगा, तो उसको हमने क्या सीखा है। ठीक इसी तरीके से अगर हम 3 वर्ष के लिए इस पैसे को रख देते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? हाँ या ना? अगर मैं किसी पैसे को 5% की दर से 1 वर्ष के लिए ब्याज पर देता हूं तो वो 20 का 21 हो जाएगा। अगर 2 वर्ष के लिए ब्याज पर देता हूं तो 20 का स्क्वायर 21 के स्क्वायर में बदल जाएगा। 3 वर्ष के लिए देता हूं तो 20 का क्यूब 21 के क्यूब में बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर चूंकि हमने पैसा 3 वर्ष के लिए दिया है, नो डाउट, no डाउट, तो हम सीधा देख लेते हैं कि 3 वर्ष में हमारा 8,000 का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 9,261। मैं मान लेता हूं कि यही हमारा इंस्टॉलमेंट है। ये हमारा क्या है? चूंकि देखो ये होता तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, मगर ये रेशियो आप जानते हैं कि प्रत्येक अमाउंट का अमाउंट से भी रेशियो बताता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट से भी रेशियो बताता है। ठीक है, तो आपको बस इतना समझ लेना है ठीक है कि ये हमारा किस्त होने वाला है। और आपको क्या पता है? आपको क्या पता है 21 का स्क्वायर क्या होता है? अगर इसमें 21 का गुना कर दूं, अगर इसमें मैं 21 का गुना कर दूं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि इसको मैं किस्त मान रहा हूं। जब मैं इसको किस्त मानूंगा तो आपको पता है कि 3 इक्वल किस्त देनी है, यानी तीसरे वर्ष में जो किस्त दी है वही किस्त हमको यहां भी देनी है और वही किस्त हमको यहां भी देनी है। हाँ या ना? तो सभी को हम एक जैसा बनाएंगे। एक जैसा बनाने के क्रम में हमें क्या करना पड़ा? यहां 21 का स्क्वायर था, मैंने 21 का गुणा कर दिया तो ये भी 92 61 बन गया। यहां केवल 21 था, मैंने 441 का गुना किया तो ये भी 92 61 बन गया। आपको पता है कि ये इसके रेफरेंस में आया था, यानी अगर आप यहां गुना करेंगे तो आपको यहां भी गुना करना पड़ेगा। यानी अगर आप यहां 21 का गुना करेंगे तो आपको यहां भी इसका गुना करना पड़ेगा। हाँ या ना? फटाफट से बता दीजिए हाँ या ना। अगर मैं ठीक है, अगर मैं, समझिए इस बात को, कि मैं मानता हूं कि हर वर्ष मेरा पैसा 8,000 है जो बन जाएगा 9261। हर वर्ष पैसा तो अलग अलग होगा, मगर यह मैं मान रहा हूं कि मैंने यही किस्त बना दी कि मैं इतना रुपया दूंगा।
ये स्क्वायर और क्यूब तो हमको पुराने थ्योरी से मिला है, जिस पर हम जानते हैं कि 5% के हिसाब से 20 रुपए का 21 रुपया हो जाना 5% का इंक्रीजमेंट होता है। 2 सालों में ये 20 स्क्वायर 21 का स्क्वायर बन जाता है और 3 सालों में 20 का क्यूब 21 का क्यूब बन जाता है। तो हमने इसी बड़े वाले नंबर को ही अपना किस्त माना ताकि हम और संख्याओं को भी इसकी जैसा बना सकें। निश्चित रूप से आप इसमें से किसी को भी किस्त मान सकते थे, तो और संख्याओं को उसकी तरह बनाना पड़ता, जो कि कठिन था। इसको किस्त मान लेने पर हमने इसे भी इस तरीके से बना लिया और इसे भी बना लिया। इसके सप्लीमेंट में हमें यहां 21 का और यहां 441 का गुणा करना पड़ा। बोलिए हाँ या ना? इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत छोटी सी बात है, कुछ चीजें बस समझ लेंगे आपका काम बन जाएगा, बाकी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए चेक करिए। अब अगर मैं 20 में 441 का गुना करता हूं तो क्या होगा? 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0। और इधर क्या हो गया? 92 61। ठीक है, फिर मेरे पास कितना पैसा बचा? 21 चौके 84। ठीक है, और फिर मैंने कितना दिया? 92 61। फिर मेरे पास कितना बचा? 8000। फिर मैंने कितना दिया? 92 61। थोड़ा चेक करिए, थोड़ा चेक करिए आराम से। 8 तिया 24,000। अगर मैं देखूं कि कुल कितने, चूंकि आपने सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, कि ये जो पैसा यहां लिखा जा रहा है, दरअसल पहले वर्ष इस पैसे पर इंटरेस्ट लगाया गया, मैंने इतना पैसा जमा कर दिया। ठीक है, अब ये पैसा मान लो मेरे पास बचा है, दूसरे वर्ष इस पैसे पे इंटरेस्ट लगाया गया, फिर मैंने इतना जमा कर दिया। मान लो अब ये पैसा मेरे पास बचा है, तो तीसरे वर्ष मैंने इस पे इंटरेस्ट लगाया और ये पैसा बच गया, यानी तीनों मेरे मूलधन की तरह काम किए हैं। तो अगर मैं देखूं कि मेरा कुल मूलधन कितना काउंट हुआ है, जो भी परसेंटेज था उसमें कितना मूलधन काउंट हुआ है, तो 8000, 8 4 1220। 8000 3 बार जोड़ा 24,000 आया, 8 4 1220, तो कितना हो गया? 25,220 रुपया। इतना मूलधन की तरह काउंट हुआ है। और यही पैसा उसने उधार भी लिया था, यही पैसा उसने उधार भी लिया था, यानी मेरे एक रेशियो की वैल्यू 1 रुपया के बराबर है। मेरे एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है? 1 रुपया के बराबर है। यानी मेरे 9261 रेशियो की वैल्यू भी 9261 रुपया होगी, यहां भी 9261 रुपया होगी, यहां भी 9261 रुपया होगी। यानी 25,220 रुपए के राशि को 5% के दर से अगर ब्याज लेकर इंस्टॉलमेंट में चुकाना है तो आपको 9,261 रुपया हर वर्ष जमा करना होगा। दैट्स ऑल, सिंपल सी चीजें थी। अब मैं इसको बिना थ्योरी के सीधी सी बताता हूं, बात आपको सुन लीजिए, मैं वापस कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने क्या किया मेरे भाई? आपने केवल रेट लिख लिया। रेट क्या था? 5% का रेट था। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/20। बिना बहुत ज्यादा सोचे आपको क्या करना है, आपको पता है कि 20 की वस्तु 21 हो जाती है एक वर्ष में, 400 की वस्तु 441 हो जाती है 5% के दर से 2 वर्ष में। अब आपको तो पता है ना कि 400 मेरा अमाउंट हो, ऐसा जरूरी नहीं, अभी तो हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से 8,000 रुपए की कोई वस्तु क्या हो जाती है? 9,261 हो जाती है 3 वर्ष में। मगर ये ध्यान दीजिए कि हर वर्ष मूलधन ये है, हर वर्ष मिश्रधन ये है, यानी एक ही वर्ष का इंटरेस्ट हर बार लग रहा है। ये मत सोचिएगा कि 3 वर्ष का है, ये नहीं, 8,000 रुपए पर ही वह इंटरेस्ट लगकर 9261 हो रहा है 3 वर्षों में। तो हमने जब इसको किस्त मान लिया अपना, तो इसी तरीके से हमने सबको बना लिया कि भैया किस्त तो बराबर होनी चाहिए। तो आपको पता है इसको 9261 बनाने के लिए 21 में गुणा करना पड़ा, तो वही 21 का गुणा यहां भी किया। इसको 9261 बनाने के लिए 441 का गुणा करना पड़ा, वही गुणा यहां भी किया। अब ये गुणा करने के बाद हमारे पास परिवर्तन क्या आ गया? ये पहला मूलधन हुआ, ये दूसरा हो गया था, ये तीसरा हो गया था, और हर वर्ष मैं उसको 9261 का किस्त देता आया। अब मैंने यहां देखा कि टोटल मूलधन ये मेरा बन रहा है, यानी इसी पर बार बार काउंट करके हम ब्याज ले रहे हैं। तो मैंने देखा तो ये कुल मिलाकर 25,220 रुपया का मूलधन बन रहा था, और एक्चुअल में सवाल में इतना ही रुपया उधार भी लिया गया है। दरअसल ये है एक अज्यूम वैल्यू,
ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसकी जगह कुछ भी यहां हो सकता था। तो ये एक अज्यूम वैल्यू है और ये एक्चुअल वैल्यू है, मगर संयोग ऐसा रहा कि अज्यूम वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू एक जैसी हो गई, यानी मैंने जो रेशियो माना है उस एक रेशियो का वैल्यू 1 रुपया के बराबर हो गया। जो मैंने रेशियो माना है उस एक रेशियो की वैल्यू 1 रुपया के बराबर हो गया। तो इस तरीके से मैंने जिसको 9261 माना है वो इतना ही रुपया बन जाएगा। बोलो, यानी हर बार मुझको 9261 का किस्त देना था उस पैसे को खत्म करने के लिए। यही चीज मैंने यहां भी बच्चे आपको समझाई है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से यही चीजें मैंने आपको यहां भी समझाई हैं। ठीक है, आप 2-3-4 प्रश्न करेंगे, धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी कि मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आपने स्क्रीन कैप्चर कर लिया, चीजों को 1-2 बार रिवाइज करके देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। फटाफट से आप इस सवाल पर अपना अप्रोच बनाइए, देखिए क्या कर सकते हैं आप इस सवाल के लिए। मैं सामने हूं। A man takes a loan of 21,000 at 10% compound interest. How much amount will he to pay at the end of every year to repay the loan in 2 years? 10%। इस बार आर कितना है बेटा? 10%। 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। यानी आप ध्यान से समझिए कि 10 की वस्तु 11 हो जाएगी एक वर्ष में, 100 की वस्तु 121 हो जाएगी दूसरे वर्ष में। 2 वर्ष देना है, ठीक है। मैंने बताया है आपको यही लास्ट वाला ही मुझको किस्त मानना है, तो इसके लिए मैं यहां भी 11 का गुना कर दूंगा, यहां भी 11 का गुना कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहां करूंगा तो यहां करना पड़ेगा। इसकी वजह से मेरा आउटकम क्या आ गया? ये आ गया 110, ये आ गया 121, ये आ गया 100 और ये आ गया 121। यानी यही बात हुई। तो ये हर बार मूलधन है, ये हर बार मिश्रधन है। तो कुल मूलधन मेरा कितना हुआ बेटा? 210। कुल मूलधन मेरा कितना हुआ? 210। कंपेयर करके देखो कि मूलधन सवाल में कितना दिया गया है? 21,000। यानी मेरे द्वारा माने गए एक रेशियो की वैल्यू 100 रुपए के बराबर है। मेरे द्वारा माने गए एक रेशियो की वैल्यू 100 रुपए के बराबर है। तो 121 की वैल्यू कितनी होगी? 12100, यानी 12,100। यानी 12,100 के 2 किस्त अगर मैं बनाऊंगा तो मैं 21,000 रुपए 10% के दर से भर सकता हूं। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है, आप समझिए कि मेरे पास मेरे भाई 21,000 रुपए है, ठीक है। मेरे पास कितने रुपए हैं? 21,000 रुपए हैं और मैं इस पे 10% का इंटरेस्ट देता हूं। क्या करता हूं? 10% का इंटरेस्ट देता हूं। ओके, तो पैसा कितना बन जाएगा? अगर 21,000 रुपए पर मैं 10% का इंटरेस्ट दूंगा तो 2,100 रुपए तो इंटरेस्ट बन जाएगा। तो मेरा पैसा कितना बन गया इस साल के अंत में? बताओ। 0 0 1 3 2, 23,100 रुपए बन गया। हाँ या ना? 23,100 रुपए बन गया। अब मुझे इसमें से कुछ पैसे रिपे करने हैं, इसमें से मुझे कुछ पैसे रिपे करने हैं और फिर जो पैसा बचेगा, मान लो मैंने x रुपए रिपे कर दिए, x रुपए रिपे कर दिए, तो अब मेरे पास कितना पैसा बचा मेरे लाल?
अब मेरे पास इतना पैसा बचा और इस पैसे पे फिर इस वर्ष 10% ब्याज लगेगा, इस पैसे पे फिर इस वर्ष 10% ब्याज लगेगा, यानी कितना ब्याज हो जाएगा? हाँ या ना? इतना ब्याज हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ भाई? ये मूलधन और ये ब्याज कितना हुआ? 23,100 माइनस एक्स प्लस 23,100 माइनस एक्स, और ये जो 10 था ये इधर आकर यहां 10 हो जाएगा और पूरे के बटे 10। ध्यान देना, ये पैसा किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। क्यों? ध्यान दो, यही मैंने यहां पर इंस्टॉलमेंट दिया था, तो जब इतना पैसा एक साल के अंत में बना, मैंने इतना इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो इतना पैसा बचा था, इतना पैसा बचा था, तो फिर इस पे 10% जब हमने काउंट किया तो ये है, तो ये पैसा और ये इसका ब्याज अब दूसरे साल जाकर इतना कुल बना, मगर मैंने जितना यहां दिया था उतना ही यहां भी दूंगा और मेरा लोन खत्म हो जाएगा। यही बात चल रही है, बिल्कुल यही बात चल रही है। तो बेटा बहुत आराम से ये 10 इधर कर दो, ये 10 आप इधर कर दोगे तो देखो यहां खेला क्या होगा, 2310010, इसकी वजह से बढ़ जाएगा, माइनस 10x प्लस यहां क्या आ जाएगा बेटा? 23100 माइनस एक्स। इतनी बातें क्लियर हुई, और बराबर यहां क्या है? 10x। तो ध्यान दो, ये 10x और ये x दोनों निगेटिव हैं, इस तरफ आके दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये 10x और x 11x, और ये 10x कितना हो जाएगा? 21x। कितना हो जाएगा बेटा? 21x। और ये पैसा कितना हो गया? जोड़ो, 0 0 1 4 5 2। हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर मैं x की वैल्यू निकालने जाऊं तो क्या मिलेगा? 25 41 00 अपान 21। आराम से काटो, 21 इकन्नम 21, बचा 4 44, 21 दूना 42, बचा कितना? 2, 21 इकन्नम 21। आ गया x की वैल्यू, आ गई x की वैल्यू। तो आपको पता है कि हम ट्रेडिशनली ऐसे कर सकते हैं, ट्रेडिशनली ऐसे हम कर सकते हैं बेटा, मगर हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे करने गए तो हम पिछड़ जाएंगे, बहुत पिछड़ जाएंगे। तो ये आपका व्यू क्लियर हो जाए कि सवाल में हो क्या रहा है, जिसके लिए मैंने ये सारी चीजें आपको दर्शा दी। ठीक है? बोलो, बिल्कुल ठीक है? हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? ठीक, बस इसी चीज को हम इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रेट को फ्रैक्शनाइज कर लो, जितने साल का कहे उतनी पावर लगा दो, लास्ट वाले को अपना किस्त मान लो, बाकी की चीजें आपके सामने हैं, चीजों को रिवाइज करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है? उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अगले सवाल पर चलेंगे, और अब आप इस सवाल को लगाकर देखें और समझें कि आप इसको कर पा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आप इंप्रूवमेंट इसमें कर पा रहे हैं। फटाफट से देखिए, अब हम आगे चलते चले जाएंगे। अरे चल रहा है महाराज, क्लास चल रहा है। ठीक है, ठीक है। सहयोगी हैं हमारे बेचारे, बड़े उत्साही सहयोगी हैं। ठीक है, सोचे कि क्लास बंद है और बिल्कुल धड़धड़ाते हुए घुस आए, मगर इनका प्रेम और इनका जो डेडिकेशन है वही हम लोगों को भी काम करने देता है। निश्चित रूप से इनकी बहुत इज्जत है हमारे निगाह में, तो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। आप हमारे हो, अपने हो, आप तो समझ ही लोगे। A loan is to be repaid in 2 equal installment of rupees 44100. If the rate of compound interest compounded annually is 5%,
per annum, then the total interest paid is, देखो अब इस बार बेटा आपको आर कितना दिया है 5%। 5% की वैल्यू क्या होगी 1/20, यानी 20 का दाम 21 हो जाए यही है हमारा उद्देश्य। आप कहेंगे सर बिल्कुल। कितने इंस्टॉलमेंट में बेटा पे किया जा रहा है 2, तो हमें क्या करना है इन पर अगली बार स्क्वायर कर देना है। इन पर स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट की बात है और आप कंपाउंड इंटरेस्ट में शुरुआत में चीजें सीख चुके हो। तो ये 400 रुपए क्या बन जाएगा बेटा 441 बन जाएगा। तो आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट हम इसी को मानते हैं, तो इसको भी 441 बनाएंगे और जब हम ऐसा करने चलेंगे तो 21 का दोनों तरफ हमें गुणा करना पड़ेगा। तो बेटा हमारा आउटकम क्या आ जाएगा 21 गुने 20, 21 गुने 20 420, 441, 441, ये हमारा किस्त है। और इस किस्त का वैल्यू कितना दिया गया है, इस किस्त का वैल्यू कितना दिया गया है मेरे भाई। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल हैं, इन सवालों में कहीं मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। ज्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर सवाल उठा के जस के तस रख दिए। बहुत मिनिमम इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और वो सारे प्रश्न आपके सामने हैं। इन्हीं को करके देख लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा इनका नेचर क्या है। ठीक है 100, 441 रेशियो की वैल्यू इतनी है तो एक रेशियो की वैल्यू 100 रुपए हुई। तो बेटा क्या पूछ रहा है कुल ब्याज कितना दिया गया। ध्यान दो यहां पर कितना ज्यादा दिया गया है 21 रुपया, यहां पर कितना ज्यादा दिया गया है 41 रुपया, तो दोनों को जोड़ दें तो कुल कितना 62 रुपया ब्याज दिया गया है। क्योंकि अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये 820 आएंगे, मैं इनको जोड़ूं तो ये 8 8 2 882 आएंगे। तो ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, ऐसे भी सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको तो मिलेगा ब्याज उतना ही। आपको ब्याज बताना था तो 62 रुपया 62 रेशियो ब्याज है, एक रेशियो की वैल्यू 100 है, तो 62 रेशियो की वैल्यू 6200, 62 रेशियो की वैल्यू 6200। तो कुल ब्याज कितना दिया गया है 6500 रुपया। बोलो आसान था। जब हम सवाल के एक कल्चर को पकड़ लेते हैं तो चीजें हमें समझ में आने लगती हैं धीरे धीरे। बोलो मेरे भाई क्या यह सवाल आपके लिए आसान था। फटाफट से आप नोट करिए, स्क्रीन कैप्चर करिए, चीज़ों को रिवाइज करके देखिए, बात समझ में आएगी। एक बार वीडियो किसी भी वीडियो में पॉज करके आप जो है पहले प्रश्न अपने से लगाने का अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करें। ठीक है ओके आगे चले। बात समझ में आ गई, ये तरीका समझ में आ गया। उधार ली गई एक निश्चित राशि 6760 रुपए की 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में तेजी से बढ़ती है। क्या लिखा है अ सर्टेन सम बोरोड इन रैपिड ये रीपे है, repaid a certain sum borrowed repaid to equal half yearly installment of rupees 6760 each if the compound interest rate compounded annually was 8%। ध्यान देना सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ लो, एक बार समझ लो, पढ़ लो, लगा कर देखो अच्छा या बुरा क्या आता है, उसके बाद हम बात करें। ठीक है उम्मीद है आपने देख लिया होगा। देखो भाई आर क्या है 8%। अब यहां पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्या एनुअल, क्योंकि उसने किस्त कितने में बनाया है अर्धवार्षिक। तो आपने ये चीजें तो सीखी हैं कि आर अगर एनुअल 8% है तो आर 4% हो जाएगा हाफ ईयरली, हाँ कि ना। अब भले ये हाफ ईयरली है, हमको तो रेट से मतलब था तो हमने रेट ले लिया। अब रेट का अगर हम कन्वर्जन करें तो हमको क्या मिलता है 1/25। 4% का अगर हम फ्रैक्शन कन्वर्जन करें तो हमको क्या मिलता है 1/25, यानी 25 की वस्तु 26 हो जाएगी एक बार में। अगली बार में क्या होगी 625 की वस्तु क्या हो जाएगी 676 हो जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो बेटा इसको भी 676 बनाना पड़ेगा, तो 26 का गुना दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसकी जगह क्या हो जाएगा 676 इसकी जगह, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा 25 छंग 150, 25 दुना
50, 50 और 15 65। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान दो, इसी 676 की वैल्यू कितनी दी गई है, 6760। इसी 676 की वैल्यू, क्योंकि किस्त की ही वैल्यू दी गई है ना 6760, तो मेरा किस्त कितना आ रहा है 676, इनका किस्त कितना आ रहा है, यानी मेरे एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है मेरे लाल, 10 के बराबर है। तो ऋण पर ऋण ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि कितनी है, तो ब्याज कितना दिया, देखो यहां 50 से 76 दिया, यानी 26 रुपया ब्याज दिया। यहां 25 से 76 दिया, यानी 51 रुपया ब्याज दिया। हाँ या ना, देख लो, तो कुल कितना ब्याज दिया, 76 रुपए का ब्याज दिया। एक रेशियो की वैल्यू 10 रुपया है, तो 76 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 760 रुपया। कितना हो जाएगी, 760 रुपया। और यहां पर कोई भी ऑप्शन 760 नहीं है, तो चेक करते हैं कहीं कोई गलती हुई है क्या। अच्छा हाँ, गलती हुई है, चूंकि 650 से 676 मिला है तो 26 रुपया मिलेगा। तो 26 और 51 कितना हो जाएगा मेरे लाल, 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77। तो 77 का जब 10 में गुना करेंगे, बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत माइनर सा मिस्टेक था, मगर ऐसे मिस्टेक भी हमारे सवाल गलत करवा देते हैं, ठीक है। तो 77 का 10 में मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, 770। कितना हो जाता है मेरे भाई, 770। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चेक कर लीजिए, जो चीजें उसने कही थी उन्हीं का अनुसरण करके हमने ये आंसर निकाला है आपके लिए। फटाफट से चीजें चेक कर लीजिए। मैं केवल इतना चाहता हूं, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइंड का ट्रेंड होना जरूरी है। आप ट्रेनिंग दीजिए उसको, बहुत बुद्धिमान बनाकर आप एग्जाम क्वालिफाई करने के चक्कर में मत पड़िए, वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। आप सवालों पर ट्रेनिंग करिए, जिन सवालों में ये पॉसिबिलिटी है कि ये इतने ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं, इनमें ज्यादातर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उसी सवाल की ट्रेनिंग समझ लेनी है। मैं इसीलिए मल्टीपल क्वेश्चन और मल्टीपल डायमेंशन से एक ही कॉन्सेप्ट पे करा रहा हूं, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आप पहली बात तो क्या किया करिए कि पेन कॉपी लेकर बैठा करिए, जब सवाल सामने आए पॉज करके एक बार सवाल को अपने से करें, फिर देखें कि हमने क्या अप्रोच बताई है, और उसके साथ चीजों को बिलोंग करते जाएं। कुछ और भी अच्छी चीजें आप जब उसमें लगे रहेंगे, आपके सामने निकल कर आएंगी, तो वो सारी चीजें ही आपको बेहतर बनाती हैं। तो इसमें बहुत ध्यान से काम करिए, ठीक है। दोबारा तिबारा कोई देख नहीं पाता, इसलिए जब भी आप देखिए उसका पूरा फायदा उठाइए, ठीक है। हाँ, सवाल आपको समझ में आया, ये आसान था। चलिए आ जाइए, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल पढ़ लीजिए एक बार। क्या है सवाल मेरे भाई, एक ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में रिपेड होना है, रिपेड रिपेड रीपेड रिपेड होना है। एक ऋण दो समान किस्तों में रिपेड होना है, रिपेड मतलब जमा करना है, यदि किस्त की दर 10% प्रतिवर्ष हो, जो वार्षिक रूप से संयोजित हो, और प्रत्येक किस्त 5808 रुपए की हो, तो लिया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल की तरह ही है, उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे कर लिया होगा। आइए चेक करते हैं। आर इस बार कितना है, 10% है। 10% की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, 1/10, यानी 10 की वस्तु का 11 हो जाना, यही होगा इसका नेचर। और कितने किस्तों में देना है, 2 किस्तों में देना है, यानी दूसरे वर्ष भी हमको जाना पड़ेगा। तो दूसरे वर्ष की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 की 121 स्क्वायर करने पर, तो इसे भी 121 बनाना है। आपको पता है कि हम इसी को किस्त मानेंगे, तो इसे भी 121 बनाना है, तो 11 का गुना करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो आपने देखा कि जब हमने 10 में 11 का गुना किया तो 110 मिला, 11 में 11 का गुना किया 121 मिला, नीचे 100 और 121 है, ठीक हो गया। चेक करिए, किस्त हमने कितने की दी है, 5808 की दी है, यानी ये जो 21 रुपए है, 121 रुपए है, ये इसकी वैल्यू क्या है, 5808। जो
जो 121 का वैल्यू है वो हमारी किस्त है, और वो किस्त सवाल ने कितना दिया है 5808। ऐसी स्थिति आपको कभी भी मिल सकती है जब संख्या आपसे आसानी से ना कटे, तो आप यूज करो। देखो दोनों को 11 से काटो, 11 11 121, 11 पंचे 55, 3 बचा, 11 दूना 22, 8 बचा, 11 अठे 88। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। आराम से काटिए, 11 इकन्नम 11, 11 चौके 44, 44 और 8 52, 11 अठे 88। तो एक रेशियो की वैल्यू मेरे भाई क्या आ गई? एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? 48। आपको ब्याज बताना है तो ध्यान दीजिए, यहां मूलधन ये मिश्रधन, तो यहां ब्याज कितने का आया? 11 रुपए का। ये मूलधन ये मिश्रधन, यहां ब्याज कितने का आया? 21 रुपए का। तो टोटल हमने कितना ब्याज भरा? 2 1 3 1 1 2, 32 रुपए का ब्याज भरा। और एक रेशियो की वैल्यू 48 है, तो 32 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 गुणे 48। 32 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 गुणे 48। ठीक है, आराम से आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हुआ? इसको 50 मान लीजिए और गुणा कर लीजिए यार, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। वैसे मेरे दिमाग में खुराफात आया है, चलिए फटाफट से देख लीजिए। 8 को 1 दे दीजिए, ये 9 हो जाएगा, ये क्या बचेगा? 3, और ये 3 2 5 होगा। 5 3 का गुना क्या होगा मेरे भाई? 15, और 15 का डिजिट सम क्या होगा? 6। ऑप्शन में आइए, देखो 6 3 9, 5 1 6, ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। 6 3 9 5 1 6, ये भी मेरा ऑप्शन हो सकता है। 6 3 9 1 2 3, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। 6 2 8 1 9, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। आपने देखा कि डिजिट सम लगाने से आपको ये क्लियर हो गया कि कौन से ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं मैच करेंगे। अब यहाँ ये भी स्थिति बन गई कि दो ऑप्शन एक जैसे हो गए। आराम से चेक करिए, 8 दूनी 16, यानी अंतिम डिजिट हमको क्या चाहिए? 6 चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 1536। बोलो हाँ या ना? बोल दो हाँ या ना, मुझको ये है पता। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? चांदनी में भी तो तारों की फिजा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको क्या मालूम कि कितने की सजा होती है। चलो, तो ये हो गया आपका आंसर। आप आंसर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। गुना भी आपके पास पॉसिबल था, आप डिजिट सम लगाकर भी चीजों को निपटा सकते हैं। अगले सवाल पर आ जाएं फटाफट। एक व्यक्ति ने बैंक से 10% के दर पे लोन लिया। 2 3 एक व्यक्ति ने बैंक से 10% की दर से 5,000 रुपए प्राप्त किए। 50,000। फटाफट से देखें आप, एक व्यक्ति ने बैंक से 10% वार्षिक दर से 50,000 रुपए प्राप्त किए। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह एकल ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपए का भुगतान करता है। ऐसे 3 किस्तों के बाद भी उस पर बैंक का कितना बकाया होगा? अब यहां आपको क्या बात समझनी है? यहां समझनी है कि भैया 50,000 रुपया मैंने ले रखा था, 10% एक वर्ष के बाद जब मैं इस पे 10% ब्याज अप्लाई कर दूंगा तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा बेटा? 5,000 हो जाएगा। तो मेरा मिश्रधन क्या हो जाएगा? 55,000 हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा? अब उसमें मैं बेटा जमा कितना करता हूं? 15,000। तो अब 15,000 जमा कर दिया तो मेरे पास बचा कितना अभी लोन देने के लिए? 40,000। तो अगले वर्ष क्या करेंगे बेटा? अगले वर्ष 40,000 पर 10% का हमें ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 4,000। तो मेरा पैसा कुल कितना हो जाएगा? 44,000 रुपया हो जाएगा। और उसमें भी फिर मैं 15,000 अगर जमा कर दूंगा तो मेरे पास अब कितना देना पड़ेगा मुझको? अब मुझको कितना देना पड़ेगा? चेक, 34 और 5 39, 29,000 रुपया हमको अब जमा करना पड़ेगा। देखो पहले 50,000 था, 10% इंटरेस्ट लगा,
55,000 का मिश्र धन पहले वर्ष में बना, 15,000 रुपए जमा कर दिए तो 40,000 बच गया। अब ये 40,000 रुपया अगले वर्ष के लोन के लिए डाल दिया गया, उस पर 10% का हमको ब्याज 4,000 देना पड़ा, यानी 44,000 रुपए देना पड़ा। इसमें 15,000 मैंने जमा किया तो 29,000 रुपए मिल गए। अब ये 29,000 रुपए पर 10% का ब्याज लगेगा जो कि 2,900 रुपया हो जाएगा। और अब मेरा पैसा कितना हो गया? 00913। ठीक है, 9 1 बचा 2 1 3। ठीक है, तो ये पैसा अब मेरा लास्ट बचा है। और जब मैं इसमें भी 15,000 रुपया जमा करूं, इसमें भी मैं 15,000 रुपया जमा करूं, तो देखो सीधे सीधे 31,000 में से अगर 15,000 घटाते हो, अगर आप सीधे सीधे 31,000 में से 15 घटाते हो तो 16,900 रुपया हमारा बच जाता है अब भी देने को। तो यही मेरे सवाल का आंसर हुआ, 16,900 रुपया। ठीक है, इसको करने में बहुत आसानी होगी, आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, बहुत लंबा नहीं है। तो मैंने हर टर्म को डिफाइन किया इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, सबसे सटीक होगा, ज़्यादा परेशान होने के बजाय आप आराम से ये चीज़ें बता सकते हैं। ओके, बहुत बच्चे तो बिना पेन लगाए ये चीजें बता सकते हैं कि 50,000 पे 10% 5,000 मिलेगा, यानी मूल मिश्र धन 55,000 हुआ, 55,000 में से 15,000 निकाल दिए, 40,000 का मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपको ट्रीट कर लेना है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपया, दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपया का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत होता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो अर्जित राशि ज्ञात कीजिए। अर्जित राशि मतलब जो पैसा उसने लिया। ठीक है, उसने कुछ पैसे लिए, ठीक है, पैसे उसने लिए, किस दर पर लिए? 10% के दर पर लिए। 10% का मतलब 10 की वस्तु 11 हो जानी है। 10% का मतलब 10 की वस्तु 11 हो जानी है ना। और इस 11 में हमने क्या किया? 4,000 रुपए भर दिया। अब मेरे पास कितना बच गया? यानी मैं इनको x लगा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मेरे पास इतना रुपया बच गया और इस पैसे पर भी मुझे क्या करना है? 11/10 करना है। क्यों करना है पता है ना? 10% ब्याज है, 11/10 कर देंगे तो सीधे ये मिश्र धन में चेंज हो जाएगा। हाँ या ना? या आप ऐसे भी अगर चाहो तो इस चीज को कर सकते थे कि मान लेते हैं कि हमारा पैसा 100 रुपया है। 100 रुपया इसलिए नहीं मान रहे हैं बार बार क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक वैल्यू है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो आप आराम से कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया कि P है, मेरा मूलधन क्या है? P है। और P का जब मैं 10% कर दूंगा इंक्रीजमेंट तो साल के अंत में मेरा P क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। और इसमें से मैं क्या करूंगा मेरे भाई? इसमें से मैं 4,000 रुपए जमा कर दूंगा। जब मैं 4,000 जमा कर दूंगा तो अब मेरा नया P क्या बन गया? ये बन गया। हाँ या ना? और फिर मैं इसका 10% जमा कर दूंगा, मतलब ब्याज मिल जाएगा मुझको दूसरे वर्ष। तो ये जब ब्याज मिल गया तो मैंने देखा कि अगर मैं 7,700 रुपया जमा कर देता हूं तो मेरा टोटल ड्यू जो है वो खत्म हो जाता है। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो देखो 11P/10 इसका गुना है तो ये अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? 11/10 माइनस ये क्या है? 4,000 गुने 11/10। ठीक है बेटा, या आप चाहते तो 10 का इधर गुना कर देते और ये 10 रहने देते यहां से ना। तो ये काम भी आप कर सकते हो, सॉरी ये काम भी आप यहां से कर सकते हो। मैं आपको 1 मिनट में समझा दे रहा हूं। देखो आपको ना 10 इधर ले देना है, इधर दे देना है तो ये 77,000 हो जाएगा और ये 11 अंदर ले जाओ तो 121P/10 बचेगा, माइनस ये क्या बचेगा? 44,000, बस इतना ही बचेगा। ओके, अब आप क्या करें कि सिंपली इसको इधर लेते आए ना। तो 77,000 प्लस 44,000 कितना हो गया? 3 3 0 दोनों में है, 7 4 11, 7 4 11 1 12। और यहां क्या है मेरे लाल आपके पास? 121P, सॉरी 121P/10। तो 121 से 121 काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1।
1000। अब P बटा 10 बराबर 1000, तो P बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10,000। क्या बिल्कुल कठिनाई हुई क्या आपको इस सवाल में? क्या बिल्कुल भी कठिनाई हुई क्या आपको इस सवाल में? बोलिए, क्या आपको बिल्कुल भी कठिनाई हुई इस सवाल में? वैसे भी समझ लो कि ये 7,4,11,700 रुपया हो रहा था। सिंपली थोड़ा सा ये ध्यान दो कि अगर 10% मैं ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं? 10% ना, 10% ले रहा हूं, तो 2 साल में मैं 21% लूंगा। और कौन सा मूलधन इसमें है जिसका जिसका 21%, जिसका यानी 121%, जिसका 121%, सबसे पहली बात यह ध्यान देना, जिसका 121% लगभग कितना आ रहा है? 7,4,11,700। ये तो पता है, ये तो पता है कि जो 121% आएगा उससे कम ही वैल्यू होगी, चूंकि इंस्टॉलमेंट में भर रहे हैं। ये तो कंप्लीट, अगर 121 करते हैं तो ये तो कंप्लीट 2 साल आप पैसा ना दो, उसके बाद में सधन क्या होता है उसकी बात करेंगे, मगर उससे कम ही होगा। तो आप ध्यान दीजिए, 121 का अगर हम 10,000 के साथ निकालते हैं, देखो 1000 का झंझट छोड़ो, ये परसेंट है तो 100 रहेगा, तो 2 जीरो तो सबका काटेगा, सबका काट देगा, सबका काट देगा, सबका काट देगा, सबका काट देगा। अब बताओ 121 का 110 में गुणा करूंगा तो बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, 115 में भी बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, 121 का 9 में गुणा करूंगा, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 के 9 1 10, ये तो इससे भी कम हो जा रहा है। तो ये तो किसी हालत में नहीं हो सकता, ये दोनों बहुत ज्यादा आंसर आ रहे थे, इसलिए भी ये ऑप्शन हम मैं बिना सवाल किए भी टिक कर सकता था। ध्यान दे लीजिए, ध्यान दे लीजिए, या आप ये सोच सकते थे इस सवाल में। चलो दूसरा तरीका बताता हूं कि देखो सवाल ने क्या किया है कि कोई धन लिया है, ठीक है, कोई धन लिया है, समझिएगा ध्यान से, सवाल ने कोई धन लिया है, उस धन पर 10% के दर से 2 वर्ष का ब्याज लगेगा, 10% के दर से 2 वर्ष का ब्याज लगेगा, सीधे सीधे। कुल मिलाकर पूरे प्रोसेस में बीच में 4,000 रुपया तो जमा हुआ था, इसी 4,000 पर 1 वर्ष 10% का ब्याज नहीं लगेगा। यही बात तो आई, यही बात तो आई मेरे लाल, चेक करो, यही बात तो आई। इसी में यही 400 अभी मैं जोड़ दूं तो 121 हो जाएगा। साफ साफ दिखा रहा है कि यही आंसर आना चाहिए, यानी जो ब्याज मैंने इसके ठीक पहले वाले वर्ष में दे दिया था उसी का ब्याज 1 साल और नहीं लगेगा। जी को कितना होता है? 400 होता है। अब 10,000 का 121% निकालें तो 12,100 आ रहा है, इससे अगर 400 हम कम कर दें मेरे लाल तो कितना हो जाता है? 11,700 रुपया। तो ये अप्रोच क्या है? अप्रोच आप जब ढूंढेंगे चीजों को तो आपको मिलेगी, अप्रोच जब आप समझेंगे कॉन्सेप्ट को तो आपको मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल। ये देखो मैंने 2 से 3 अप्रोच इस सवाल के लगाने के आपके सामने रखे, बिल्कुल प्रॉपर अप्रोच, ट्रेडिशनल तरीका, ऑप्शन से लगाना है लगा सकते हैं, थोड़ा और थ्योरेटिकल सोचना है तो सोचना था कि जो 4,000 रुपया पहले वर्ष जमा किया उसी का ब्याज दूसरे वर्ष नहीं लगेगा, बाकी का तो पूरे पैसे का ब्याज लग रहा है ना जी, बस इतना ही बात है, ठीक है, ठीक है, चीजें मैनेज हो गई। आगे वाले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल, एक निश्चित राशि 6,760 रुपए की 2 समान किस्तों में वापस की जाती है, ब्याज की दर 8% प्रतिमाह, सो तो अकेले ब्याज पर वार्षिक रूप से। देखो ये सवाल अभी अभी हमने पीछे कर लिया था, ठीक है, अभी ये सवाल हमने कहीं पीछे किया है, 4% वाला, 4% वाला हमने कहाँ किया है सवाल, मैं दिखाता हूं आपको। वही सवाल गलती से लगता है दोबारा आ गया है, ठीक है, एकदम वही सवाल है। इस सवाल के लिए आपको परेशान नहीं होना है, आप पढ़ चुके हैं इस सवाल को, ओके, इस सवाल को आप पढ़ चुके हैं। चलिए, एक व्यक्ति ने अपने 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की एक निश्चित राशि उधार ली, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, 2 वर्षों के अंत में वह इतने रुपए की वापसी करता है और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपए का भुगतान करके ऋण को साफ कर दिया। उधार ली गई राशि क्या थी? ठीक है, एक व्यक्ति ने 10% की दर से एक निश्चित राशि उधार ले रखी है, 2 वर्षों के अंत में तो वो इतना इतना भरता है, मगर अंतिम वर्ष के अंत में उसको इतना पैसा भरना पड़ता है। सीधी सी बात है, पहले आप समझिए कि 10% का मतलब हर बार 10 की वस्तु 11 होती है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं एकदम पीछे से चलूंगा, ठीक है, लास्ट वाले ईयर में क्या हुआ है, 11 के जगह आपको क्या भरना पड़ा है?
हाँ या ना? तो आप अगर देखें तो 11 इकन्नम 11, 11 दूना 22, यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 1200। तो 10 रेशियो की वैल्यू क्या थी 12,000। यानी जब 2 वर्ष खत्म हुए, तीसरा वर्ष चालू हुआ, उस समय मेरा अमाउंट कितना था 12,000 था। समझ रहे हैं इस बात को? इस बात को मैं यहां आपको समझाऊंगा। देखिए 10 11 हो गया, एक वर्ष का किस्सा खत्म। फिर जो मूलधन बचा वो 10 11 हो गया, 2 वर्ष का किस्सा खत्म। फिर जो मूलधन बना वो 10 11 हो गया, तीसरे वर्ष का किस्सा खत्म। और इसी की वैल्यू आपको इतनी दी गई है, जिससे एक की वैल्यू आपको 1200 मिली और 10 की वैल्यू आपको 12,000 मिल गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पैसा, यहां किस्सा खत्म होने के बाद ये प्रिंसिपल बनता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, 12,000 रुपया मेरे पास यहां मूलधन बनने के लिए आया, मूलधन बनने के लिए आया। मगर यहां पर, ठीक यहां पर मैंने कितना जमा किया था 6634 रुपया। यानी ये 6634 रुपया जब मैंने जमा कर दिया तब ये मूलधन बचा। यानी जब मैंने नहीं जमा किया था तब ये कितना था, तब ये कितना था 18,634 रुपया, 18,634 रुपया। यानी इस 11 की वैल्यू क्या है मेरे भाई 18,634 रुपया। तो इस 11 की वैल्यू अगर इतनी है तो एक की वैल्यू क्या हुई 11 इकन्नम 11, बचा यहां 7, 7 बचा, 11 छंग 66, बचा कितना यहां 11 इकन्नम 11, 11 7 18, 11 छंग 66, 66 और 10, 66 और 10 76, ठीक है ना? तो 10 बचा, तो 10 ये 103 हो गया। तो 11 9 99 बचा 4, 11 चौके 44। तो बेटा एक की वैल्यू क्या हुई 1694। तो इस हिसाब से इस 10 की वैल्यू क्या थी 16। मैं समझाना चाहता हूं स्ट्रक्चर में दम कितना होता है। अगर आप स्ट्रक्चर समझते हो तो किसी भी सवाल को लगा दोगे बड़े आराम से। उसने देखो, हम भी यही आपको शुरू से बता रहे हैं कि पैसा उधार लेंगे, 1 वर्ष के बाद इतना हो जाएगा, इसमें किस्त जमा करेंगे, फिर जो बचेगा पैसा वो अगले वर्ष के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर जो बनेगा पैसा उसमें किस्त जमा करेंगे, फिर जो बचेगा पैसा वो अगले वर्ष के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर उस पर 10% का हम ब्याज लगाएंगे और फिर वो लास्ट में हमको इतना पेड करना पड़ा। तो मैंने यही देख लिया कि जो लास्ट में मुझे पेड करना पड़ा वो कितना था, इस हिसाब से 1 की वैल्यू, इस हिसाब से 10 की वैल्यू। और अगर ये 10 यहां मेरा प्रिंसिपल था तो प्रिंसिपल ये कब हुआ जब इतना पैसा जमा हुआ उसके बाद इतना बचा था। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर सही बात करें तो ये 11 कितना था 18,634 था। इस हिसाब से 1 की वैल्यू 1694 आई और 10 की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई, 10 की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई 16940, 16940। हाँ या ना? हाँ अथवा ना? आप हाँ में सर हिलाएंगे। अब ये आप ध्यान दीजिए कि यहां पर भी 6634 रुपया जमा किया गया है, यहां भी 6634 रुपया जमा किया गया है। तो यानी ये पहले कितना था 16940 प्लस इतना, पहले ये इतना था, जब इतना जमा हो गया तो ये बचकर यहां आया। तो कितना है ये भाई 4 4 3 7 9 6 15 6 6 12 1 13 और 2 1 3। तो फिर ध्यान दीजिएगा, फिर मैं कहूंगा कि इस 11 की वैल्यू क्या है 23,574। इस 11 की वैल्यू क्या है 23,574। तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, एक बचा 11 इकन्नम 11, 4 बचा 11 चौके 44, यहां कटा नहीं, 11 तिहाई 33, एक बच गया। ठीक है, तो इस हिसाब से, अरे ये तो हम दूर दूर तक नहीं है ऑप्शन के पास, कहाँ गलती हो गई चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। 1 3 वर्षों के 10% निश्चित उधार ली, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, 2 वर्षों के अंत में वह इतना इतना रुपए की राशि तेजी से प्राप्त करता है और तीसरे वर्ष के अंत में उसने इतना रुपया का भुगतान 66 दूना, ऐसे भी तो नहीं होगा, मैं भुगतान साफ कर दिया, उसके उधार ली की राशि क्या थी। तो 11 हुई, यानी जो भी पैसा था इसमें से पहले 10% काउंट हुआ, जो भी आया उसमें 6634 रुपये जमा हुआ, फिर वो यहाँ का प्रिंसिपल बना, 10% काउंट हुआ, फिर जो आया उसमें 6634 जमा हुआ, फिर वो 10%
जो बचा वो यहाँ आया, उस पर 10% काउंट हुआ, तो ये दिया गया। यार काम तो हम सही कर रहे थे, काम तो सही कर रहे हैं। इसको इस तरीके से करके देखते हैं कि भाई मान लेते हैं मैंने कुछ पैसा लिया था, उस पैसे पे अगर मैं 10% दूं तो 11p/100 दूंगा, 11p/10, सॉरी 11p/10 दूंगा, 11p/10 दूंगा, और इसमें मैं 6634 रुपया जमा कर दूंगा। अब अगले वर्ष मेरा जो राशि है वो कितना है, इतना है। अब इस पर जब मैं 10% काउंट करूंगा तो मैं कितना लूंगा, 11p/10 -6634 इंटू 11/p, ठीक है, 10। और फिर इसमें मैं इतना ही जमा करूंगा। चलो बहुत रास्ते हैं इसको लगाने के, मगर उससे क्यों नहीं हुआ, थोड़ा सा ये देख रहा हूं कि क्या आ गई आपके मन में, डू 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 डू। तो काटना तो इससे है, यही है, 12,000 तो इसको बनना ही था, इसका खत्म किस्सा कर दो। फिर ये 12,000 और प्लस 6,634, यानी 18,634 इसको बनना ही था। फिर इसको 11 से कटना था, 11 × 11, 11 × 6 = 66, 9 × 99, 4 × 44, और इतना बनना था। फिर इसमें इतना जुड़ना था, इसको क्या बनना था, 4 4 3 7, 9 6 15, 6 6 12, 1 13, 1 1 2। फिर इसको 11 से कटना था, 11 × 9 11, 11 दूना 22, 1 बचा, 11 × 9 11, 4 बचा। यार किया तो सब कुछ सही है, किया तो सब कुछ सही है। चलो फिलहाल इसको आप देख लो, मैंने आपको एक तरीका बताया, अगर आप हमारे साथ थे तो आप उस चीज को अनुभव कर पाए थे कि मैंने क्या बताया था, ठीक है। वैसे आप इस सवाल में कुछ मुझे ऑप्शन में पहले चेक करना होगा, बाकी की चीजें हमने क्योंकि ठीक कर रखी थी, लास्ट में वो कटा नहीं तो हमारा डेसिमल में आंसर आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, मगर ये आंसर से हम बहुत दूर हैं। इसमें से मान लो 16,400 रुपए लेते हैं, 11/10 करते हैं, तो 0 4 6 4 10, 6 1 7, 1 8, 1 1840 हो जाएगा। ऑप्शन से नहीं चेक कर सकते भाई। मैंने तुझको देखा, 6,634 रुपया। मान लो मैंने कोई पैसा लिया जिसमें 3 वर्षों के लिए मुझे 10 को 11 करना है, 10 को 11 करना है, यानी मुझे 1,000 रुपए को 1331 करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। मुझे 1,000 रुपए को 1331 करना है। चलो मैं ऐसे करके एक बार देख लेता हूं कि पहले वर्ष 10 का 11 होना है, दूसरे वर्ष 100 का 121 होना है, और तीसरे वर्ष 1,000 का 1331 होना है। यही किस्त हमारे बनते हैं, ठीक है। किस्त एक जैसे नहीं है, मगर ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों में 11 का गुना कर दो आप, ठीक है। तो क्या हो गया, 110 का 121, और बस 100 का 121, और 1,000 का 1331, ठीक है। तो देख लेते हैं। ये भी इसका इतना गुना होना चाहिए जितना गुना ये इसका है।
इससे बात नहीं बनेगी। 3 3 2 5 2 7 3 1 4 1 5 1 डजंट वर्क। ऐसे वो ठीक था यार। दूसरा काम ये कर सकते हैं हम कि हम जो है ये जो पैसे दिए जा रहे हैं, जैसे 6634 रुपये दे दिए गए, मगर फिर बात वही है ना, हमारे पास मूलधन नहीं है। हमें टोटल 10% के दर से 33.1 का ब्याज लेना है। कौन सा धन इतना ब्याज देगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। चलो मैं देखता हूँ इसको मैं, आप तब तक सवाल का आनंद लीजिए, क्योंकि हमारे पास समय की होती है कमी। और इस सवाल में ऐसी क्या दिक्कत आ गई, इसको मैं चेक करके आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। हो सकता है क्योंकि हम फालतू मेहनत करें, इससे पहले हम ऑप्शन एक बार देख लें, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। आप ये सवाल अच्छे से देखें पहले। A sum of rupees X was borrowed and paid back into equal yearly installment each of rupees 32280 if the rate of interest was 5% compounded with the value of X is। कितना साल 2, कितना रेट 5, दैट्स ऑल। 5 का मतलब 1/20, यानी 20 को 21 होना है 1 साल में, और 400 को 441 होना है 2 साल में। 20 को 21 होना है, 400 को 441 होना है। आपको पता है किस्त हम इसी को मानेंगे, तो हम ऊपर नीचे 21 का गुना करेंगे, और ऐसा करने पर यहाँ मुझको मिल जाता है 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, 420 441, और यहाँ मिल जाता है 400 441। ठीक है, क्या पूछा है, x का मान। x माने कितना धन उधार लिया गया, यानी आपको 820 का मान बताना है। 441 की वैल्यू कितनी है, 32,280। 441 की वैल्यू कितनी है, 32,280। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 32,280 ये सीधे तो इससे कटने वाला नहीं है, तो अब ये किससे बना है, 7 3 या 21 से बना है। 21 से चेक कर लीजिए, अगर 21 से बनता है तो 21 से काम बन जाएगा। ठीक है, 21 कन्नम 21 और 11 32 112 हो जाएगा। 21 पंचे 105 7 हो जाएगा। 78 नहीं कटेगा 21 से, 7 3 वगैरह से कटेगा, यानी 41 की वैल्यू 3280 है आपकी। आप 41 की वैल्यू 3280 है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32,280 बटे 441। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको 820 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर ये 4 4 8 और एक 9 ना होता यहाँ पर, तो मैं डिजिट सम लगा देता। डिजिट सम वहाँ नहीं लगता जहाँ बटे में 9 हो। ठीक है, और ये 9 है क्यों, क्योंकि इसमें 9 है ऑलरेडी। अब आप 9 से काट कर देख लो, अगर 9 से कट जाता है तो चीज़ें अपने आप ही जी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये काम छोटा सा आपके लिए मैं देता हूं, आप कर लेंगे। उम्मीद है इस सेशन का आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे आपके लिए शानदार प्रश्न, कॉन्सेप्ट और सवालों के साथ। ओके, बाय बाय।